जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्रम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने वाले हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने दशमलव संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना सीखा है। आज के इस वीडियो में हम संख्याओं का प्रकार आपको बताने वाले हैं। संख्याओं का प्रकार देखिए आगे चल के हमारे काम में आने वाला है। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे, इसके गुणन सीखेंगे। संख्याओं के प्रकार को समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों संख्याओं के एक एक प्रकार को हम समझेंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि ये हमारा जो टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों चलिए संख्याओं के प्रकार शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है, जिन्हें कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं में दोस्तों वह सभी संख्याएं आती है जो धनात्मक होती है, लेकिन पूरी संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बटे में संख्या दे दी जाती है, तो उसका अलग प्रकार है, उसे भी हम समझेंगे। तो जो प्राकृत संख्या है, इसे संख्या रेखा पर भी समझा जा सकता है, उसे भी हम अलग से जब तीन टाइप इसके हो जाएंगे तो समझेंगे। सबसे पहले देखिए जो प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू होती है, यानी प्लस की एक संख्या होनी चाहिए, और ये चलती है प्लस में इंफिनिटी यानी अनंत तक। तो अनंत तक प्लस में जो संख्याएं चलती है एक से शुरू होके, वो कहलाती है प्राकृत संख्याएं, जिन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो संख्या का टाइप है वो होता है पूर्ण संख्याएं, जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक प्लस में चलती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं थी उनमें अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए और बाद में यहाँ पर हम इंफिनिटी तक प्लस में चलें तो वो होगी पूर्ण संख्याएं। तो प्लस की संख्याएं होती है जिसमें जीरो शामिल होता है, उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों 3 नंबर पर पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं दोस्तों क्या होती है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं या हम कहें जो पूर्ण संख्याएं हैं, उनमें अगर ऋणात्मक संख्याएं यानी कि माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो संख्याएं हैं ये माइनस में भी इंफिनिटी तक चलती हैं और यहाँ पर ये चलेगी प्लस में भी इंफिनिटी तक, और यहाँ इसमें जीरो भी शामिल होगा। यानी कि यहाँ पर दोस्तों जीरो और माइनस की जितनी संख्याएं हैं और प्लस की जितनी संख्याएं, सभी संख्याओं को साथ में हम पूर्णांक संख्याएं बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या था कि प्राकृत संख्याएं जो प्लस में होती है इंफिनिटी तक, जो यहाँ पर पूर्ण संख्याएं हैं प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्याएं हो जाती है। और पूर्णांक संख्याएं वो होती है जिनमें पूर्ण संख्याओं में माइनस की यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को हम शामिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसे संख्या रेखा पर समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं, यानी कि नंबर लाइन। यहाँ पर इसके बीच में जीरो है और यहाँ पर संख्याएं प्लस में चल रही है, और लेफ्ट साइड की तरफ हम देखें तो संख्याएं माइनस में चल रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम समझ सकते हैं कि जो एक से उधर इंफिनिटी तक जो संख्याएं हैं प्लस की, वो सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इस जीरो को इसमें शामिल कर लेंगे तो ये वाली जो संख्याएं हैं सारी ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, और जीरो के साथ में अगर हम ऋणात्मक संख्याएं यानी कि माइनस की संख्याओं को भी शामिल कर ले तो ये संख्याएं बन जाएगी पूर्णांक संख्याएं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार है संख्याओं के। आगे भी प्रकार हम समझेंगे। धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में हम देखें तो वहां पर हम संख्याओं को 3 प्रकार से देख सकते हैं, जिनमें प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी संख्याओं के जो प्रकार है उन्हें हम समझते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, अभाज्य और भाज्य संख्याओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम समझते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं दोस्तों कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। या हम कहें कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग हो जाती है, शेषफल 0 बचता है जब हम उसे भाग करते हैं, तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी कि ये सभी संख्याएं जो है 2 से विभाज्य। कोई भी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं जैसे कि 102 है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाज्य, तो ये सम संख्या है। जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए हम विषम संख्या समझते हैं, तो विषम संख्याएं कौन सी हो जाएगी? जो संख्याएं सम संख्याएं नहीं है वो संख्याएं सारी विषम संख्याएं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, यानी कि 2 से विभाजित करने के बाद में कुछ ना कुछ शेष बचता है, या 2 से विभाज्य होती ही नहीं है, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे कि इसके लिए एग्जाम्पल हम देखें, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस प्रकार से 9 है, इस प्रकार से 11 है। ठीक है, तो यहाँ जब भी हम 2 से इसको विभाजित करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ शेष बचेगा, या तो कोई संख्या ऐसी होगी जो 2 से विभाज्य होगी भी नहीं।
तो यहाँ पर सम और विषम में हमने डिफरेंस देखा है कि क्या होता है कि जो 2 से विभाज्य होती है वो संख्या सम संख्या होती है, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर बड़ी संख्याओं को पहचानने के लिए हम यही देखेंगे कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी जाती है 328, ठीक है। अब यहाँ पर हमें संख्या देख के कैसे पता चलेगा कि ये विषम है या सम है, क्योंकि भाग देने से पहले भी हम संख्या को देख सकते हैं। तो इसका हम इकाई अंक देखेंगे, यदि इकाई अंक सम है तो वह संख्या सम है, यदि इकाई अंक उसका विषम है तो वह संख्या विषम है। इकाई अंक में दोस्तों एक ही अंक होगा, तो एक अंक आप कहां तक देख सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 तक आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में संख्या 10 आएगी तो 10 में क्या होगा, 2 अंक हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज और होती है इसमें कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 100 दिया गया तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि ये सम है या विषम है। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक 0 है, तो जिसका इकाई अंक 0 या ऐसा इकाई अंक हो जो 2 से पूरा विभाज्य है या 2 का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, और संख्या 2 से विभाज्य होगी तो वह संख्या सम संख्या होगी। अब यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से विषम संख्याओं की हम पहचान करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई 329, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो संख्या है विषम संख्या है। कैसे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका इकाई अंक 9 है और 9 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, तो यहाँ पर 329 पूरी संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो इस तरीके से हम सम और विषम में अंतर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम भाज्य संख्याएं समझते हैं क्या होती है। भाज्य संख्याओं में दोस्तों वे संख्याएं आती है जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वह सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम संख्या 6 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 6 को हम 2 से भी विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 6 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, 3 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है और 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो जाए, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि 12 है, 14 है, 15 है, 16 है, ये सारी क्या है, भाज्य संख्याएं। इसके बाद में हम समझते हैं अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याएं दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे भी हमें पूछी जाएगी। जब भी हम फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर वाली जो संख्याएं होती है, जैसे प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, वो सारी अभाज्य संख्याएं होती है। तो अभाज्य संख्या देखिए किस प्रकार से होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो खुद के अलावा और एक के अलावा, यानी एक और खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, वो सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल देखें तो 2 है, तो 2 से विभाजित है और 1 से विभाजित है। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो या खुद के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड ना हो, वही संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद में हम 7 लेंगे, क्योंकि 6 है जो 2 और 3 से डिवाइड है। 7 के बाद में 11 आएगा और 9 और 8 नहीं आएगा। ये 8 2 से 4 से विभाज्य, 9 है जो 3 से विभाज्य, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं जो होती है अभाज्य संख्याएं होती है, जिनका एक और खुद के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है, या हम कहें खुद से, समय से और एक से विभाजित होती है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है। तो सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या हम देखें तो वो 2 है। यहाँ पर एक जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी, ना तो ये दोस्तों अभाज्य संख्या और ना ही ये भाज्य संख्या। ये एक विशेष प्रकार की संख्या है, इसे दोस्तों ना तो भाज्य संख्या में गिना जाता है और ना ही अभाज्य संख्या में गिना जाता है। तो जब भी हमें पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो हम 2 को बताते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो है दोस्तों 4। प्रकार से दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्याएं होती है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया है प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या होती है, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के आगे भी टॉपिक आते हैं, जब हम 10th या 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी दोस्तों बेसिक आना आपको जरूरी है। अगर आपको संख्याओं के बारे में पता होगा तो आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम समझते हैं परिमेय संख्याओं को, कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या का टॉपिक काफी बड़ा है, जो आगे हमें जब हम स्टडी करते हैं 8th, 9th, 10th में, वहां भी हमें काम में आने वाला है। तो अच्छे से समझिएगा। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती है जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q का अर्थ होता है दोस्तों, P और Q यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं हैं। P और Q दोनों जो संख्याएं हैं वो यहाँ पर पूर्णांक है। यहाँ पर एक शर्त और है कि जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब यह है कि Q का मान अगर 0 होगा तो कोई भी इसका मान आएगा वो अपरिभाषित होगा, क्योंकि जब भी हम 0 से किसी संख्या को डिवाइड कराते हैं, भाग कराते हैं, तो वहां पर अपरिभाषित यानी कि अनंत आता है।
तो यहाँ पर q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए परिमेय संख्याओं के हम एग्जाम्पल देखें तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/2 है, ये परिमेय संख्या है, -3/4 है, ये भी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर दोस्तों कैसे पता चल रहा है कि ये परिमेय संख्याएं हैं? यहाँ पर देखिए p/q का रूप होना चाहिए, p/q में q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो p यहाँ पर देखिए पूर्णांक है और q भी यहाँ पर पूर्णांक है, तो पूर्णांक जो संख्याएं होती है वो प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो 1 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 1/2 के रूप की है, तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। जैसे यहाँ पर -3/4 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -3 पूर्णांक है, 4 भी क्या है पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर परिमेय संख्या इतने से क्लियर नहीं होती है कि यहाँ पर p/q के रूप में लिखा गया है परिमेय संख्या, जो नहीं लिखा गया वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर हमें ये भी समझना चाहिए कि p/q के अलावा भी क्या हो सकता है, कि p/q किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों जो परिमेय संख्याएं होती है उनमें जब हमें कोई परिमेय संख्या दी जाती है तो वही परिमेय संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, दशमलव प्रसार या तो शांत होना चाहिए या अनवसानी आवर्ती होना चाहिए। अब इन दोनों का दोस्तों मतलब क्या है, शांत दशमलव प्रसार और अनवसानी आवर्ती। देखिए शांत दशमलव प्रसार कैसे होता है, जब कोई हमें परिमेय संख्या दी जाएगी तो वो भिन्न के रूप में होगी, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से डिवाइड होगी, यानी कि भाग होगी। तो नीचे वाली संख्या से जब ऊपर वाली संख्या को हम भाग करते हैं तो वहां पर हमारा जो दशमलव प्रसार है वो शांत आना चाहिए। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे यहाँ पर दोस्तों हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 1/2 को, यानी कि 1 को हमें 2 से डिवाइड कराना है, 2 से भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हमें पता है 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बार भाग जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करने के लिए यहाँ पर हम दशमलव लगाएंगे, तो जब हम यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं तो यहाँ पर हम एक 0 लिख सकते हैं। तो 2 का भाग 10 में लगाएंगे, 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमारा सेंसफल यहाँ पर 0 आ गया, तो हमारा आंसर आया 0.5, यानी कि इसका आंसर 0.5 है। इसके बाद में कोई संख्या नहीं आ रही है, तो इसी दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो ऐसा प्रसार किसी संख्या का देखने को मिलता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए अनवसानी आवर्ती क्या होता है। अनवसानी आवर्ती को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 10/3। तो यहाँ पर हम देखें 10/3 एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, 10 को हमें 3 से डिवाइड कराना होगा। तो किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले 3 बार ये डिवाइड होगा तो 9 आएगा, सेंसफल 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने के बाद में हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, तो 0 लिखेंगे तो फिर से 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 9 आएगा, फिर से 1 बचेगा, फिर से यहाँ पर 3 बार जाएगा क्योंकि यहाँ पर 0 लगाएंगे और 9 आएगा। तो इस प्रकार से इसका कोई अंत नहीं होगा, अनंत तक ये चलता रहेगा। तो हमारे पास आएगा दोस्तों आंसर 3.333, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए 3 दशमलव के बाद में यहाँ पर 3 फिर से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम 3 का बार लिख सकते हैं, यानी कि 3 बार बाद 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। इस प्रकार से दोस्तों जब पुनरावृत्ति एक ही अंक में हो, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग अंक में हो, लेकिन पुनरावृत्ति होनी आवश्यक है। पुनरावृत्ति देखिए किस प्रकार से हो सकती है, जैसे यहाँ पर 3.33 आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है 3.123 123 123, इस प्रकार से आए। तो यहाँ पर 1 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या है, अनवसानी आवर्ती है। तो जब हमें किसी भी संख्या में शांत दशमलव प्रसार मिलता है या अनवसानी आवर्ती मिलती है उसके दशमलव प्रसार में, तो वहां पर वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होगी। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होगी, प्रकार से हमें नहीं दी जाएगी, वहां पर उन्हें p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते, और वहां पर जो उनका दशमलव प्रसार होगा शांत भी नहीं होगा, अनवसानी आवर्ती भी नहीं होगा। वहां पर एक अलग प्रकार का दशमलव प्रसार देखने को मिलेगा जिसे हम कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। ये उसे भी हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो वो संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे यहाँ पर देखिए हम जब भी अभाज्य संख्याएं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा अभाज्य संख्याएं 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, तो इस प्रकार से जब अभाज्य संख्याओं के अंडर रूट यानी कि वर्गमूल निकाले जाते हैं, जैसे 2 का वर्गमूल है, 3 का वर्गमूल है, तो जब इनके वर्गमूल निकाले जाएंगे भाग विधि से, तो वहां पर क्या होगा, इनके दशमलव के बाद में जो अंक आएंगे वो अलग अलग अंक आएंगे। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर 3 का हम एग्जाम्पल लें, 3 का वर्गमूल होगा, अंडर रूट होगा, वो क्या होगा 1.732, यहाँ तक हम लिखते हैं, लेकिन ये आगे भी चलता रहता है, ठीक है। यहाँ हम इतना ही लिखते हैं 1.732, इसी प्रकार से इसका लिखा जाता है, इसी प्रकार से 5 का लिखा जाता है। लेकिन इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए आगे संख्याएं चलती रहती है। अब आगे संख्याएं चलती किस प्रकार से है,
जैसा कि अभी हमने समझा था अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती में क्या होता है कि सेम संख्याएं फिर से रिपीट होती है कुछ समय के बाद में। हो सकता है कि वो अंक 5 हो, 10 हो, 15 हो, कितने भी हो सकते हैं, या एक ही अंक के बाद में रिपीट हो, लेकिन यहाँ पर संख्याएं रिपीट नहीं होती है तो उसे कहते हैं अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो जब संख्याओं में अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार देखने को मिलता है तो वो होती है अपरिमेय संख्याएं, जिसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जिससे √2, √3 है, या हम कहें √5 है, या कहें पाई है। जैसे यहाँ पर दोस्तों पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का मान होता है 22/7, या हम कहें 3.14। लेकिन ये जो मान है ये माना हुआ मान है, ये पाई का मान सही नहीं होता है। पाई का मान अपरिभाषित है जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। पाई का मान जो होता है 3.147, इसके बाद में कुछ आगे चलता रहता है, अनंत तक चलता रहता है, बार बार संख्याएं अलग अलग आती है, रिपीट नहीं होती है। ठीक है, इस प्रकार से पाई का मान चलता रहता है। लेकिन जो पाई का मान होता है, जो माना हुआ मान है, वो मान है जो अपरिमेय संख्या नहीं है, वो मान परिमेय संख्या में है। ठीक है, जैसे 22/7 का आप मान निकालने जाओगे तो 3.14 के बाद में कुछ संख्याएं आएगी, वो फिर से रिपीट होगी। ठीक है, तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। लेकिन पाई का जो रियल मान होता है वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्या है। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है संख्याओं के प्रकार के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको इसी की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।